सलामकुम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताने के किस तरह कहाँ कहाँ से जब हम सांस लेते हैं वो गुजरता है। उसके बाद किस तरह ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन में कौन कौन से होता है? एक होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ हमें दिख रहे हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। फिर नेजल कैविटी आती है, जो कि हमारी नोज के अंदर कैविटी होती है, उसे नेजल कैविटी बोलते हैं। फिर फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स ये वो पार्ट होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मौजूद होता है, और ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। ये फेरिंक्स मौजूद होता है। फिर फेरिंक्स से जो एयर होती है वो कहाँ जाती है? लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और सेरिंग्स मौजूद होते हैं बर्ड्स में। तो ये हो गया लैरिंग्स, ठीक है। उसके अलावा ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है। फिर ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं और वो किसके अंदर चल जाते हैं? लंग्स के अंदर। तब हम इनको अलग अलग करके स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आर टू ओपनिंग विच ओपन इनटू नेजल कैविटी ऑफ नोज। तो एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होती है? ये दो ओपनिंग होती है जो कि ओपन होती है, जो कि खुलती है किसके अंदर? नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी कहाँ मौजूद है? हमारी नोज के अंदर मौजूद है। दीज कैविटीज हैव एपिथेलियल लेयर विच कंटेन ग्लैंड्स। मतलब कि जो नेजल कैविटी होती है इसके अंदर क्या मौजूद होती है? एपिथेलियल लेयर मौजूद होती है। अब ये एपिथेलियल लेयर के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है। दीज ग्लैंड्स कीप द नेजल कैविटी मॉइस्ट। ये क्या करती है? थोड़ा गीला रखती है नेजल कैविटी को। और नेजल कैविटी को गीला रखना क्यों जरूरी है? ताकि जो एयर है वो जो पास हो रही है वो क्या हो जाए? वेट हो जाए और वार्म हो जाए। तो व्हेन एयर पासिस थ्रू देम इट बिकम्स वेट एंड वार्म। ये बात जो मैंने आपको बताई, ये एयर को क्या कर देता है? वेट कर देता है, वार्म कर देता है। देयर नेजल। और इस तरह क्या होता है कि जो मॉइस्ट होता है तो कुछ जर्म्स वगैरह, कुछ बैक्टीरिया, कुछ डस्ट पार्टिकल जो एंटर हो रहे होते हैं वो उनको ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि वो गीला होता है, मॉइस्ट होता है, राइट। द अदरवाइज क्या होगा? वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे वो डस्ट पार्टिकल वगैरह। द नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और फिर जो नेजल कैविटी होती है, जो नोज के अंदर कैविटी होती है, वो किसके अंदर ओपन होती है? फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के अंदर वो किसके थ्रू ओपन होती है? इंटरनल नॉस्ट्रल के अंदर। देखिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल होता है, फिर नेजल कैविटी होता है। अब जो नेजल कैविटी होता है वो फेरिंग्स के अंदर किसके थ्रू ओपन हो रहा है? वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के थ्रू ओपन हो रहा है। अब हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फेरिंग्स क्या होता है? वही ये पार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि ये जीआईटी का भी पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का। दिस इज अ स्मॉल पार्ट, इट हैज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। तो फेरिंग्स के अंदर क्या मौजूद होता है? एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस का काम क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। जब खाना खा रहे होते हैं तब ये जो है ब्लॉक कर लेता है, ताकि खाना जो है वो हमारे जो सांस की नाली है, जो हमारा लैरिंग्स है उसके अंदर ना जा सके। which open into larynx. At the upper side of the glottis, a valve is present called epiglottis. यानी कि जो अपर पार्ट होता है ग्लॉटिस का, उसके ऊपर एक और वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? ये फूड पार्टिकल को अंदर आने से रोकता है। द फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है? वो ओपन हो रहा है लैरिंग्स के अंदर। अब ये जो पहले हमने क्या पढ़ा कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थे वो ओपन होते थे इंटरनल नॉस्ट्रल्स के अंदर। फिर जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स थे वो ओपन होते थे नेजल कैविटी के अंदर। फिर जो नेजल कैविटी थी वो ओपन होती थी फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स में हमने पढ़ा कि क्या होते थे? ग्लॉटिस होता था। ग्लॉटिस जो था वो ओपनिंग होती थी किसकी? लैरिंग्स की। और जो एपिग्लॉटिस होती थी वो जो थी वो मौजूद होती थी, वो वॉल्व होती थी ग्लॉटिस की, जो कि प्रिवेंट करती थी फूड को अंदर जाने से। वो फूड को अंदर जाने से रोकती थी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लैरिंग्स की तरफ मूव करते हैं। ये आगे हमारा लैरिंग्स। अब फेरिंग्स किसके अंदर ओपन होएगा? लैरिंग्स के अंदर। ये वही पार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको वोकल कॉर्ड का बताया था, जिससे हमारी वॉइस आती है, वाइब्रेशन जो होती है। दिस इज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। मतलब कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है, जो हमारी सांस की नाली है, उसका जो अपर पार्ट है वो कहलाता है लैरिंग्स। वो कहलाता है लैरिंग्स। और इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? वोकल कॉर्ड्स मौजूद है। इन द कैविटी ऑफ लैरिंग्स टू हु कॉल्ड बॉडीज आर
situated called vocal cords. They produce voice. ये क्या करते हैं? वॉइस बनाते हैं. इनके अंदर क्या मौजूद होती है? वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं. ये वोकल कॉर्ड की वजह से ही वॉइस बनती है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे मैं बोल पा रही हूँ, जिससे आप बोल पाते हैं. उसके अलावा अब जो बाकी का पार्ट है ट्रैकिया, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. तो अपर पार्ट लैरिंग्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया. अब जो अपर ट्रैकिया है वो क्या होता है? द लैरिंग्स ओपन इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया और विंड पाइप. ये विंड पाइप जो सांस की नाली हम बोलते हैं, जो लैरिंग्स होती है वो किसके अंदर ओपन हो रही है? ट्रैकिया के अंदर, जो कि क्या है? विंड पाइप है. इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय इनकम्प्लीट रिंग कॉल्ड सी शेप कार्टिलेजिस प्लेट. अब ये जो ये हमारी क्या होती है ट्रैकिया, इसके ऊपर एक सी शेप की क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग होती है. अब ये कार्टिलेजिनस रिंग क्यों मौजूद होती है? ताकि ये उसको पिचकने से, मतलब आप ऐसे समझ लें, उसको रप्चर होने से बचाती है. अदरवाइज जब आप सांस ले रहे हैं, आप खींच रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पतली हो जाएगी ना. अगर क्या मौजूद नहीं होगी? अगर ये चीज मौजूद नहीं होगी, ये उसको रोकती है कोलैप्स होने से. द लैरिंग्स ओपन इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया. विंडपाइप भी हमने पढ़ लिया. इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय, ये भी हमने पढ़ लिया कि ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं इसके अंदर. ये ट्रैकिया को क्या करती है? कोलैप्स होने से बचाती है. ये भी हमने पढ़ लिया. अब हम आगे मूव करते हैं. आगे अब हम बात करते हैं इंटरनल. इसके अंदर क्या मौजूद होती है? इंटरनल लाइनिंग मौजूद होती है. इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया कंटेन सीलिया. तो इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? ट्रैकिया के अंदर सीलिया मौजूद होती है. अब हम सीलिया के बाद बात करते हैं. जैसे कि हमारी नेजल कैविटी में ग्लैंड्स मौजूद होते थे जो कि उसे मॉइस्ट रखते थे, इसी तरह ट्रैकिया के अंदर क्या मौजूद होती है? सीलिया मौजूद होती है. या समझे, एक तो हमने पढ़ा कि कार्टिलेजिनस रिंग होती है सी शेप, उसके अलावा क्या मौजूद होती है? सीलिया भी मौजूद होती है. सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया के अंदर मौजूद होती हैं गॉबलेट सेल्स. अब गॉबलेट सेल का क्या काम होता है? म्यूकस बनाना. जैसे स्टमक में भी आपने पढ़ा था कि म्यूकस सेल्स होती थी, वो म्यूकस बनाती थी. इसी तरह ट्रैकिया के अंदर भी क्या होती है? सीलिया मौजूद होते हैं. इनके अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं और गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस बनाना. अब म्यूकस बनाना, म्यूकस का बनाने का क्या फायदा है? ताकि डस्ट को और जर्म्स को बॉडी से पुश आउट कर दिया जाए. अदरवाइज वो क्या होगा? फिर ये ओपन होगी ब्रोंकाई में, ठीक है, और फिर क्या होगा? डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट किसके अंदर चले जाएंगे? हमारी लंग्स में चले जाएंगे. तो ये उसको यही रास्ते में ही रोक देती है गॉबलेट सेल, जो कि क्या बनाती है? म्यूकस बनाती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई के बारे में. अब हमने ट्रैकिया के बारे में बात कर ली. इसके अंदर कार्टिलेजिस रिंग्स थी, उसके अलावा सीलिया थी, उसके अंदर गॉबलेट सेल थी. गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती थी, डस्ट पार्टिकल को ब्लॉक करती थी. ये सब कुछ हमने पढ़ा. अब हमने क्या पढ़ेंगे? ट्रैकिया किसके अंदर डिवाइड हो रहे हैं? ब्रोंकाई के अंदर. ये दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो रहे हैं. अब द ट्रैकिया रन थ्रू द नेक. अब ये कहाँ मौजूद है? नेक के अंदर मौजूद है. नेक के अंदर मौजूद है. उसके बाद जब ये थॉरेक्स के अंदर एंटर होगी, देखिए जो हमारा नेक के बाद कौन सा पार्ट आता है? थॉरेक्स. और थॉरेक्स के बाद क्या आता है? एब्डोमेन. और थॉरेक्स और एब्डोमेन को कौन सा पार्ट सेपरेट करता है? वो करता है डायफ्राम. ये अपने याद रखना, जो डायफ्राम होता है वो सेपरेट करता है थॉरेक्स और एब्डोमेन को. अब जो थॉरेक्स है उसके अंदर जब एंटर होती है ट्रैकिया, ये नेक है आपकी, ठीक है, ये जब ये ट्रैकिया एंटर हुई थॉरेक्स के अंदर, तो ये क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं. ठीक है. अब ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो गई और एक ब्रोंकाई का हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस. अब जो ये एक एक ब्रोंकस होगी वो किसके अंदर एंटर होगी? वो हो जाएगी एक लंग के अंदर. ये देख रहे हैं आप, टू साइड ओपन इनटू द लंग ऑफ इट्स टू साइड. लंग के एंटर हो गई. द एल्वुलाई आर कंसिडर्ड एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग. ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एल्वुलाई जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है लंग के अंदर. अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं इनके अंदर बहुत ब्रोंकस हो गए, ये ब्रोंकाई हो गए, दोनों मिला के फिर जब हमने एक की बात की, ब्रोंकस हो गए. अब ये जो ब्रोंकस है, अब अब ये जो ब्रोंकस है ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा एल्वुलाई के अंदर. एल्वुलाई क्या कहलाता है? एल्वुलाई होता है रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी लंग का, जो कि क्या कराता है? एक्सचेंज कराता है ऑक्सीजन को, गैसेस को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को. गैसेस से मुराद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनका एक्सचेंज कराता है. अब लंग्स से क्या होता है? लंग्स यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, और बॉडी से हमारे पास क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी
एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से क्या चीज बाहर आएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, और फिर ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो अब जो है एल्वुलाई इन एन एक्सटर्नल लेयर, अब हम एल्वुलाई के बारे में बात करते हैं। अब ये आ गया हमारा एक, यहाँ बना देते हैं एक सिंगल एल्वुलाई, ये एक सिंगल एल्वुलाई आ गया। अब हम एल्वुलाई के बारे में बात करते हैं। एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई के अंदर एक इंटरनल लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है। अब इसके अंदर क्या चीज मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। ये फ्लूइड मौजूद है इसके अंदर। फ्लूइड का काम क्या होता है, ये सर्फेक्टेंट का काम करती है, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, मतलब उसको पिचकने से बचाता है। अगर ये ना हो तो एल्वुलाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इट प्रिवेंट एल्वुलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। अकॉर्डिंग टू According to estimates, there are 70 million alveoli in the lung of man. मतलब कि एक इंसान की बॉडी में कैसे कितने एल्वुलाई मौजूद होते हैं, 70 मिलियन एल्वुलाई मौजूद होते हैं। और उसके बाद हम लंग्स की बात करते हैं। तो अब लंग की तरफ मूव करते हैं, पहले ये रिमूव कर देते हैं पहली वाली चीजें। ये तो लंग्स क्या होती है, लंग्स आर टू पिंक स्पंजी ऑर्गन्स। लंग क्या है, दो पिंक स्पंजी ऑर्गन्स है। ये एक लंग हमने कंसीडर कर ली। लंग क्या है, ये ब्रोंकाई आ गया, और फिर इसके ऊपर क्या आ गया, ट्रैकिया आ गया। तो ये एक लंग है, ये एक पिंक ऑर्गन, स्पंजी ऑर्गन होता है। ये कहाँ मौजूद होता है, हमारी थोरैकिक कैविटी में मौजूद होता है। एब्डोमेन के ऊपर थोरैकिक कैविटी होती है, उसमें ये मौजूद होता है। विच इज बाउंडेड बाय रिब्स। ये किससे बंधा हुआ होता है, ये रिब से बंधा होता है, मतलब कि इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, रिब्स मौजूद होती है इस तरह, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब्स के दरमियान कौन से मसल मौजूद है, इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद है। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, अटैच विद बोनी केज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन क्या होती है, ये आपकी इस शेप की बोन होती है, इस शेप की बोन होती है। इसके बैक साइड पे हार्ट होता है, कॉर्नर्स पे रिब, कॉर्नर्स पर ये इस तरह करके ये रिब्स अटैच है। ठीक है, और पीछे इसके क्या मौजूद है, और पीछे रिब किससे अटैच है, आगे तो स्टर्नम से अटैच है, पीछे से किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। ठीक है, अब ये वर्टिब्रल कॉलम से पीछे अटैच है, और इनके दरमियान क्या मौजूद है, इनके अंदर अंदर मौजूद है हमारे पास लंग, जिनको रिब्स जो है वो बचा रही हैं। आप गिर रहे हैं, आपको कुछ हो रहा है, तो रिब्स जो है आपकी लंग्स को डैमेज होने से बचाती हैं। और रिब्स के ही अंदर दोनों लंग्स के दरमियान हार्ट मौजूद होता है। अच्छा, बोथ द लंग्स आर कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स को सराउंड करती है, लंग को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि पेरिकार्डियम हुआ करती थी हमारे हार्ट को जो सराउंड करती थी। अब लंग को कौन सराउंड करती है, लंग को सराउंड करती है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस कैविटी इन विच दे आर प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और जो कैविटी मौजूद होती है जिसके अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको हम सिंपली प्लूरल कैविटी बोलेंगे। जैसे उसके अंदर पेरिकार्डियम हुआ करती थी हार्ट के अंदर। थॉरैक्स एंड एब्डोमेन आर सेपरेटेड बाय अ थिन वॉल कॉल्ड डायफ्राम। वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये हमारा थॉरैक्स है, ये हमारा एब्डोमेन है, और इन दोनों को, ये हमारा थॉरैक्स है, ये मैंने टी से बना दिए, ये हमारा एब्डोमेन हो गया। अब इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, ये एक थिन वॉल होता है मसल का, जो कि दोनों को सेपरेट करता है। द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन अ सिस्टमिक वे बाय अ मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब जब लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो होती है हमारे डायफ्राम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो कि थॉरैक्स और एब्डोमेन के दरमियान में मौजूद है। तो जो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो डायफ्राम की वजह से हो रही है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो तो जो क्या होगी, लंग्स एक्सपैंड हो जाएगी, तो वो नीचे मूव करेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मूवमेंट ऑफ रिब्स ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। अब ये क्या होगा, अंदर और बाहर मूव कराता है किसकी, अब जो लंग्स
एक तो डायफ्राम है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल है जो मैंने आपको बताया था जो रिब्स के दरमियान मौजूद है, ये क्या करते हैं, रिब्स को अंदर और बाहर, फॉरवर्ड और इनवर्ड मूव कराते हैं। ब्रोंकस डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर ब्रोंकाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक जो ये ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई एक ब्रोंकस में, दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, फिर दो ब्रोंकस कितने में हुए, फिर और ब्रोंकाई में डिवाइड होते चले गए, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते चले गए, ठीक है। ब्रांच, और इनकी ब्रांचेस का क्या नाम बताया मैंने आपको, ब्रोंक्यूल्स बताया, मतलब कि ये अब और ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, फिर ये क्या कहला रहे हैं, ब्रोंक्यूल कहला रहे हैं। और फिर यही ब्रोंक्यूल जो होते हैं एंड किस पर जाके होते हैं, इस तरह से, ये हमारा ब्रोंक्यूल आ गया और ये क्या आ गया, ये आ गया एल्वुलाई, उसके ना आके ये डिवाइड होगा, वो सॉरी उसकी ये एंड पर मौजूद होता है एल्वुलाई, ब्रोंक्यूल की। और ब्रोंक्यूल किससे मिलके बने थे, ब्रोंकाई, ब्रोंकस से मिलके बने थे। और ब्रोंकाई क्या होते थे, वो दोनों को प्लूरल होता था ब्रोंकस का, दोनों को मिला के बोलते थे। दीज ब्रोंक्यूल्स आर देन फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ ओपन इनटू स्मॉल सैक लाइक बॉडीज नोन एज एयर सैक्स और एल्वुलाई। मतलब आपको एक और बात समझ में आ गई कि एयर सैक्स बोलते हैं, एल्वुलाई का दूसरा नाम होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रोंक्यूल होते हैं, ब्रोंक्यूल फिर एंड किस पर होते हैं, एल्वुलाई पे जाके होते हैं। ईच एल्वुलस इस, अब एल्वुलाई क्या बोलते हैं, प्लूरल होता है एल्वुलस का, ठीक है। अब एक एल्वुल, अब ये क्या है, ये एक एल्वुलस, अगर बहुत सारे एल्वुलस मिलेंगे तो वो एल्वुलाई बनाएंगे। तो ईच एल्वुलस इज रिचली सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनको देखें आप, यहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आ रही होंगी। अब ये जो एयर इज फिल्ड इन एल्वुलाई एंड इस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड न्यूटन इन, तो वही जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी थ्रू डिफ्यूजन, टू ऑस्मोसिस, और ऑक्सीजन बाहर आएगी, ठीक है। अब इस तरह क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसके बाद एल्वुलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ जाएगी, वो ब्रोंक्यूल में जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में जाएगी, ब्रोंकस से ट्रैकिया में जाएगी, फिर इस तरह से वो क्या होती चली जाएगी, वो ऊपर से जाके फिर एक्सेल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट आर लिपिड्स, एक्सप्लेन असाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्सेस। तो असाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल लिपिड्स की ब्रांचेस हैं, असाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस। लिपिड्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं ग्रुप, अलग ग्रुप होते हैं, कंपाउंड होते हैं फैटी एसिड के, ठीक है। देयर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियस सी बात है, फैट को आप वाटर के अंदर तो डिजोल्व कर नहीं सकते, आप ऑयल को पानी के अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते, राइट। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर। लेकिन जो ऑयल होता है जो कि क्या है, लिपिड है एक किस्म का, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो आप उसको अल्कोहल में भी डिजोल्व कर सकते हैं, ईथर में कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म में कर सकते हैं जिसको बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, बेंजीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें जिनके अंदर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर आप डिजोल्व कर सकते हैं लिपिड को, लेकिन वाटर के अंदर आप इनको डिजोल्व नहीं कर सकते। लिपिड्स के अंदर फैट्स आ गए, ऑयल्स आ गए, वैक्सेस आ गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, रिलेटेड कंपाउंड, ये सारे लिपिड्स के पार्ट हैं। उसके बाद अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं कंपाउंड होते हैं। उसके अलावा ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके पास। सोर्सेज भी एनर्जी इनकी है, डबल बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करने में भी इस्तेमाल होते हैं जब कोई ओवर ईटिंग करता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो और फिर उसके बाद जब मतलब जो यूजेज है वो कंप्लीट हो गई, फिर वो ग्लाइकोजन, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड में। वो तो मतलब क्या हुआ कि लिपिड जो है वो हमारी एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज हो रहा है, और हायर प्रोपोर्शन होती है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। इवन के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे भी ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करती है हमें। वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, बस ये फर्क होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, लिपिड्स के अंदर कम होता है, लेकिन लिपिड ज्यादा एनर्जी देती है उनसे। लिपिड्स स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। वही जो बात मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी जो है ये स्टोर करती हैं।
और ये जो एनर्जी को स्टोर करने एनर्जी प्रोवाइड करती है, सॉरी, उसके अलावा ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज की जाती है। जो केमिस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो फूड स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो सम लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट, कोल्ड एंड ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल। अब आपको पता है कि लिपिड जो है वो वाटर में क्योंकि सॉल्युबल नहीं है तो ये वाटर प्रूफ भी होता है, मतलब कि वाटर को पास होने नहीं देता अपने आप से। उसके अलावा ये जिनको आपने देखो, जिनके जो लोग ज्यादा ओबीस होते हैं उनको गर्मी भी ज्यादा लगती है। वाई? क्योंकि उनको जो लिपिड होता है वो उनको जो होता है हीट रेजिस्टेंस देता है, हीट उनको और ज्यादा भी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वैक्सीज की बात करें तो वैक्सीज क्या होती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है किनका, इंसेक्ट्स का। उसके अलावा काई क्यूटिन भी बनाती हैं, और जो है एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है क्यूटिकल की, एपिडर्मिस की, जो प्लांट ऑर्गन्स पर मौजूद होती है। अब ये जो फॉर एग्जांपल ये लीव होता है, इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, एपिडर्मिस लेयर मौजूद होती है। क्या लेयर होती है, क्यूटिकल की होती है। ये वाटर को अपने आप से पास होने नहीं देती, तो इससे क्या होता है कि लीव जो होता है उनका वाटर एस्केप आउट नहीं हो पाता ड्यूरिंग, वरना तो क्या होगा जब कुछ प्लांट जो होते हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी की मिकदार कम होती है, तो जिसकी वजह से उनका जो पानी होता है वो ट्रांसपायर होकर निकल जाता है, उनके बॉडी के पार्ट जो है लीव्स वगैरह से निकल जाएगा। लेकिन अगर क्यूटिकल मौजूद होता है, जो क्यूटिन मौजूद होता है, वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि उसके पानी को एस्केप आउट होने नहीं देती। तो ये काम होता है लिपिड का, जो कि प्रोटेक्शन का भी काम करता है, आपकी हीट को भी जो है वो इंसुलेटिंग, हीट के लिए भी इंसुलेटिंग का काम करता है। उसके अलावा हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स होती है वो भी हमने पढ़ी। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये लिपिड्स की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। अब फर्स्ट मैं इसको क्लियर आउट कर देती हूँ, देन ओके। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है लिपिड्स की, लिपिड्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, इनकी क्या क्या ब्रांचेस है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला तो साइलग्लिसरॉल होता है, दूसरा वैक्सेस होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, टर्पेनॉइड्स, ये सब जो है। उसके अलावा जो है कैरोटीनॉइड और स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड से तो आप वाकिफ होंगे कि जो लोग अपने मसल बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब असाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये कंपोज होता है किससे, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। असाइल फैटी एसिड का हो गया, और ग्लिसरॉल, तो ये अब आपको याद रहेगा कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना है। और मोस्ट वाइडली स्प्रेड ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है, जो मोस्ट सबसे ज्यादा फैलने वाला होता है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और जिसको क्या बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला असाइल ग्लिसरॉल है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं या न्यूट्रल लिपिड भी बोल सकते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जिसे बोलते हैं। और केमिकली असाइल ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मतलब कि ये क्या है, ये ईस्टर है किसका, फैटी एसिड का और अल्कोहल का। जब फैटी एसिड और किसको, अल्कोहल को मिलाया जाता है, OH वाला, तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है असाइल ग्लिसरॉल। और अब हम ईस्टर की बात करें तो ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक कंपाउंड होता है जो कि किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है अल्कोहल में और अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि आपने सिंपली क्या करना है, अल्कोहल हो गया, फैटी एसिड हो गया और वाटर भी ऐड कर दें अगर हम, तो फिर जो चीज बनेगी उसको हम बोलते हैं ईस्टर। उसके बाद हम फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड विच शो द फॉलोइंग। तो जो अब हम इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फैटी एसिड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, कार्बन एटम्स इक्वल होते हैं 430 ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। मतलब कि जो स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर। और क्या होता है इन स्ट्रेट चेन अटैच में नाइट्रोजन एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप COO। अच्छा, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये आपको पता होगा, नहीं भी पता तो नेक्स्ट ईयर तो आप पढ़ ही लेंगे। और नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो ये चीज जो होती है ये फैटी एसिड के अंदर मौजूद होती है, जो बताती है, ये इनका एक सिग्नल देती है कि ये चीज क्या है, ये है फैटी एसिड।
फैटी एसिड के अंदर ये चीज होनी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना लाजमी है। उसके अलावा ये सैचुरेटेड भी हो सकती है, ये अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, इनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकती है, सॉरी इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, और इनके अंदर 6 बॉन्ड्स होती हैं जो कि बताती है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ठीक है, तो ये ये मैं आपको पढ़ के बता दूं, कंटेन नो डबल बॉन्ड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। और ये जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर 6 डबल बॉन्ड्स भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जब हम इनकी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन या रिंग के बारे में पढ़े हैं, तो इन एनिमल द फैटी एसिड का स्ट्रेट चेन क्या होती है, एनिमल के अंदर जो फैटी एसिड के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, एक स्ट्रेट चेन मौजूद होती है एनिमल्स के अंदर। लेकिन लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, ब्रांच चेन होती है। या तो वो ब्रांच होगी इस तरह, लाइक दिस, या फिर क्या होगा, वो रिंग होगी, रिंग होगी। ठीक है, तो ये जो हो गया फैटी एसिड को हम इस तरह भी बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, तो उनकी जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम जो उनकी चेन के अंदर मौजूद होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज होती जाती है। और उसके अलावा जो पैल्मिटिक एसिड भी होता है वो C16 में होता है, और इज मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटायरिक एसिड। मतलब कि ये ज्यादा सॉल्युबल है पैल्मिटिक एसिड एज कम्पेयर टू ब्यूटायरिक एसिड। ये जो है फैटी एसिड का हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो है, ये आपको ये याद होना चाहिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अगेंस्ट जो होता है ब्यूटायरिक एसिड का होता है। ये सारी चीजें ये सिंपली आपको लर्न करनी है। उसके बाद हम लिपिड और सॉलिड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो लिपिड का क्या है कि फैट्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिपिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो फैट होता है जो अनसैचुरेटेड होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये चीज याद रखने वाली है कि वो क्या होता है, वो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और वो सॉलिड कब हो जाता है, और सेड टू बी, सॉरी, ये लिक्विड होता है, और ये लिक्विड हम किसको बोलते हैं, ऑयल्स को बोलते हैं। और जो फैट कंटेन जो कि सैचुरेटेड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो सैचुरेटेड है, एज पर सैचुरेटेड एज पर सॉलिड, तो ये एट सैचुरेटेड जो होता है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और जो एनिमल फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और जो आप घी को भी बोल सकते हैं, वेर एज मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर लिक्विड। और जो प्लांट वाले होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लाइक ऑयल। आपने सुना होगा सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन घी जो कि एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो क्या है, वो सॉलिड है, क्योंकि वो सैचुरेटेड है। उसके बाद अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, और उनके पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अबाउट 0.8। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज। मतलब कि ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते लेकिन कुछ क्रिस्टलाइज हो भी सकते हैं कुछ कंडीशंस में। उसके अलावा वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस क्या होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। क्या है, वैक्सेस एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि फ्रूट के ऊपर और लीव्स के ऊपर मौजूद होती है। देखिए लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एप्पल वगैरह के, इन पर वैक्स मौजूद होती है। अब वैक्स का भी एक फंक्शन होता है, वो एक बिला वजह, जैसे कि हमने क्यूटिकल का पढ़ा था कि वो जो है वो वाटर को स्केप आउट नहीं होने देता, इसी तरह वैक्सीन मौजूद होती है। वैक्सीन का काम क्या होता है, तो वैक्सिस का काम क्या होता था, जैसे क्यूटिकल का मैंने आपको बताया, उसका काम होता था प्रोटेक्ट, वो सॉरी वाटर को स्केप होने से रोकना। इसी तरह वैक्सिस का काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंसेक्ट्स या किसी भी ऐसे एनिमल से जो कि उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये उसको तो जो लीव्स होते हैं, जो फ्रूट की बॉडी होती है, वो वैक्सिस प्रोड्यूस करती है। इसलिए उसका जो केमिकल नेचर होता है कैसा होता है, ये लॉन्ग चेन एल्केन होती है। वैक्सिस लॉन्ग चेन एल्केन, एल्केन में आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड होती है मौजूद, और विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन रेंजिंग फ्रॉम C2 5
2CAS एंड अल्कोहल्स, कीटोन्स, ईस्टर, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये बस आपने याद रखना है किसके अल्कोहल अल्कोहल मौजूद हो सकते हैं, कीटोन हो सकती है, ईस्टर्स की लॉन्ग चेन होती है। बस एल्केन्स है तो मतलब सिंगल बॉन्ड होगी कार्बन की, ठीक है। और प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम वाटर आइंस। अब इसका एक और काम भी होता है जो क्यूटिकल का होता था, ये आपको वाटर से भी प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये वैक्स है, ये फैट है, तो ये वाटर को तो पास होने देगी नहीं, तो ये वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा ये इंसेक्ट से भी बचाती है। और वैसे जो होती है प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, वही जो ट्रांसपायरेशन के दौरान जो वाटर लॉस हो जाता है उससे भी बचाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेसिव डैमेजेस, और जैसे फ्रूट नीचे गिर जाता है उसको डैमेज होने से जो बचाती है वैक्स बताती है, क्योंकि स्लिपरी हो जाती है, राइट। तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है प्लांट की बॉडी को किसी भी डैमेज से। उसके अलावा जो है ये वाटर बेरर का काम, वाटर बेरर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, शीप, इन सब के लिए वाटर बेरर का काम करती है। यानी कि ये वही बात है कि इसको स्केप नहीं होने देती, वाटर को स्केप नहीं होने देती, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अब हम आगे मूव करें, आगे की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज अमाइनो व्हाट इज अमाइनो एसिड, एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन के, मतलब पेप्टाइड की जो लिंकेज होती है अमाइनो एसिड के अंदर, आपको पता है अमाइनो एसिड है। अब ये लोग जो है एक दूसरे से मिले हुए कैसे हैं, प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है। और अमाइनो एसिड एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हुए, वो खुद से तो नहीं जुड़े हो सकते, कोई ना कोई लिंकेज तो होगी उनके दरमियान मौजूद। तो जो उनकी लिंकेज होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जो अमाइनो एसिड को जोड़ के रखती है। अमाइनो एसिड आर मॉलिक्यूल दैट कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या करती है, मिलकर प्रोटीन बनाती है। अमाइनो एसिड और प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है लाइफ की। आपको पता है प्रोटीन ही जो होती है उसी से पूरी बॉडी ऑलमोस्ट हमारी मिलकर बनी होती है। वाटर के बाद जो प्रोटीन होता है वो सबसे अबंडेंट चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग अलग होती है। अमाइनो एसिड से ही मिलके बना होता है प्रोटीन, तो ऑब्वियसली हर प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन होगा, तो अलग अलग अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी जो प्रोटीन को अलग अलग बनाएगी। उसी की सीक्वेंस ही प्रोटीन को अलग अलग बनाती है। अभी इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी देती है टू दीज मॉलिक्यूल्स, दीज आर 20 अमाइनो एसिड। अब जो होते हैं कितने अमाइनो एसिड होते हैं, ये बहुत याद रखने वाली चीज है, ये एमसीक्यू में पूछी भी जाती है। 20 अमाइनो एसिड हो सकते हैं, आ भी सकता है। फाउंड इन वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वायरस से लेकर ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, 20 अमाइनो एसिड मौजूद हो सकते हैं। अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। मैंने आपको ये बताया था कि अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज होती थी। और अमाइनो एसिड क्या करते हैं, ये मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और अमाइनो एसिड जो होता है इसकी अलग अलग सीक्वेंस होती है, ये रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ और अनदर अमाइनो एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब कि जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यानी कि COH के साथ मिलता है, या फिर ये किसी और अमाइनो एसिड के साथ भी मिला है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा वाटर, ये वाटर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि ग्लीसिन बन रही है, एलेनिन बन रही है, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो फिर ये क्या बनाएंगी, ग्लीसेलामाइन। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लिसरामाइड बना सकता है। और जो लिंकेज होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और जो अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है सॉरी, ये वाली जो लिंकेज होती है, ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर ये बताती है, अमाइनो ग्रुप के अंदर ये क्या बना रही है, ये बना रही है पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है। और जो है ये रिलीज करती है 1 to 120। अब ये किसके दरमियान मौजूद है, इसके अंदर कार्बन के अंदर और नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद है ये लिंकेज, ठीक है। अब ये जो ये लिंकेज है ये क्या कर रही है, ये कहलाती है पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो मैंने आपको बताया, ये COH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप। अब ये जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है और कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है, ये दोनों मिलके बनाती हैं पेप्टाइड ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड सॉरी। तो ये पेप्टाइड होती है, स्टिल हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट अनदर एंड। तो मतलब क्या है कि पेप्टाइड जो होती है अमाइनो ग्रुप के अंदर, ये क्या करती है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक साइड
साइड पे बनाती है और अमाइन ग्रुप बनाती है दूसरे साइड पे। सो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनती है और फिर क्या बनती है, फिर ट्राईपेप्टाइड ही बन जाती है, फिर यानी कि 3, फिर टेट्रापेप्टाइड 4, फिर पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत सारी, फिर क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है इस तरह। मतलब मैं आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन रही है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं, या पेप्टाइड लिंकेज भी, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं। और ये जब बहुत सारी बन जाती है, 3 बन रही है तो हम इसको ट्राईपेप्टाइड बोलना है, फिर 4 बन रही है टेट्रापेप्टाइड बोल रहे हैं, फिर बहुत सारी बन रही है हम पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, और फिर जब ये बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी तो हम इसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। होप्स आपको ये सारी जो मैंने आपको समझाया फैक्ट्स के बारे में समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेट के बारे में क्या क्लासिफिकेशन है वो हमने बतानी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स अकॉर्डिंग टू ये अकॉर्डिंग टू recent classification chordata are classified into two groups। यानी कि जो कॉर्डेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट, होता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट तो बहुत इजी सी बात है, वर्टिब्रेट क्या है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। इनवर्टिब्रेट वो है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, सिंपल। अब हम इनको और डीपली पढ़ेंगे तो लैक अ हेड बैकबोन दैट डिफाइन फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी कि इनके पास क्या है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, बैकबोन मौजूद है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो मौजूद होती है वर्टिब्रेट्स के बाद। हम वर्टिब्रेट्स हमारे पास मौजूद है, इन वर्टिब्रेट्स के पास नहीं होगा, स्नेक के पास नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफ्लोकॉर्डेटा। ठीक है। अब जो फाइलम कॉर्डेटा को हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं यूरोकॉर्डेटा में और केफेलोकॉर्डेटा में। अब यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, सिफाइलो यूरोकॉर्डेटा एंड केफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड प्रोटोकॉर्डेटा कॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। मतलब कि क्या होती है, मैरीन होती है। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, समंदर में पाए जाते हैं। कौन से, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन जो यूरोकॉर्डेटा और नोटोकॉर्ड्स होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये लार्वा की टेल में मौजूद होते हैं। और ये जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं है अपने हेड से लेकर टेल तक के रीजन में। और क्या होते हैं, ये परसिस्टेंट होते हैं अपनी जिंदगी में। उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा में क्या आ गया, एस्काइडिया आ गया, सेल्पा आ गया, डोलियोलम आ गया। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या आ गया, एजनोफाइकस आ गया और लेंसिलेट आ गए। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, जो ये आपको सिर्फ नेम्स है, इनमें समझने की बात नहीं, इनको सिर्फ लर्न करने की बात है, ये आपको नाम याद होने चाहिए। उसके अलावा यूरोकॉर्डेटा में बस आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये लार्वर के टेल में मौजूद होते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की में क्या होता है, ये एक्सटेंड हो जाते हैं हेड से टेल की तरफ के रीजन में। उसके अलावा अब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स आपको समझ में आ गया कि वर्टिब्रेट्स क्या हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद है। ये तो यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया। और ये सारे, ये दोनों क्या आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स से। इनवर्टिब्रेट्स मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता था। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या हम पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, इंटरनल स्केलेटन भी होता है, जस्ट लाइक अस। अब ये क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है मसल की। अब हर हर मसल जो होगा ना वो बोन के अलग अलग पार्ट से अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बाइसेप है, हमारे पास डेल्टॉइड है हमारे हाथ में, हमारे पास जो है ग्लूटिस मैक्सिमस है हमारे पास, अब थाई के मसल्स हैं। ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग बोन से अटैच होती हैं। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है ऐसा। द मेंबर्स ऑफ फाइलम हम वर्टिब्रेटा, पीओसीसीएस, न्यूटोकॉर्ड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। मतलब ये क्या है, ये स्पाइलम वर्टिब्रेटा जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही न्यूटोकॉर्ड बना लेते हैं। ये जो इनका न्यूटोकॉर्ड होता है फिर वो रिप्लेस हो जाता है किससे, कार्टिलेज से, ये बोनी वर्टिब्रेट से। फिर जब ये क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। मतलब पहले तो न्यूटोकॉर्ड होता है, फिर न्यूटोकॉर्ड किस में बन जाता है, कार्टिलेज में। बच्चों में क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है, फिर वो जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं फिर वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन से रिप्लेस हो जाता है। पहले वो क्या होता है, कार्टिलेज ही होता है। तो सर वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इस तरह क्या हुआ कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हुए वो क्या हुए, वो कॉर्डेट्स हुए। लेकिन सारे जो कॉर्डेट्स हुए वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। Resides a basic chordate characters. Vertebrates have a ventral muscular heart with 2 or 3 or 4 chambers। मतलब कि 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग में होते हैं, ये 4 चैम्बर्स भी हो सकते हैं जैसे कि हम लोग होते हैं।
और किडनीज भी होती है जो कि क्या कराती है, वाटर को इनटेक, वाटर के रिमूव के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कराती है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, वो मौजूद होता है इनके अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन मौजूद होती है जो कि सब चीजों को बैलेंस करती है, ह्यूमिस्टेसिस को मेंटेन करती है, वाटर को बैलेंस करती है, ये सारे काम करती है। उसके बारे बाद क्या करती है, पेयर अपेंडेजेस मौजूद होते हैं और मे बी फिन और लिम्स, लिम्स भी मौजूद हो सकते हैं जैसे कि हम में होते हैं, और फिन जैसे कि फिशेस में, इन सब में मौजूद होते हैं, फिन्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इनके अंदर वही चीज है, यही सिस्टम है जो हम में मौजूद है। ये हम में क्या होता है, 4 चैम्बर हो गए, 3 चैम्बर हो गए, हार्ट के 2 चैम्बर हो गए, ये सारी जो है वर्टिब्रेट्स है। और ये भी याद रखना है कि जो नोटोकॉर्ड होता है फिर वो कार्टिलेज से रिप्लेस हो रहा है, कार्टिलेज फिर किससे रिप्लेस हो रहा है, बोन से। उसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे ही वर्टिब्रेट्स हो। ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेट्स होते क्या है, बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि ये सिमेट्रिकल है, बायलेटरली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनके अंदर 3 लेयर्स मौजूद है। सिलोमिक है, इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है। सेगमेंटेड है, मतलब कि इनके अंदर सेगमेंटेशन मौजूद है। उसके अलावा विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स, मतलब कि सेल्स हैं, सेल बने टिश्यूज में, टिश्यूज बने ऑर्गन में, ऑर्गन बने ऑर्गन सिस्टम में। तो ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद होती है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इनके अंदर मौजूद होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। और उसके बाद जो है अब हम वर्टिब्रेट्स की सारी क्लासेस के बारे में बताएंगे। सिंपली आप नेम भी बता सकते हैं, क्लास अगेंथा हो गया, ये नेम याद करने वाले हैं। कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोक्टाइस हो गए, ऑस्टियोसाइट्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, एज, मैमिलिया, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। ये आपको सिंपली इनके नाम याद रखने हैं, नाम याद करने हैं, ये आपसे हो जाएंगे। आप इजीली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। बस आपको वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, इनकी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए और इनके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, ये सब चीजें। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, अमोएबा वो सॉरी स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमोएबा। अब अमोएबा तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास अमोएबा आ गया। अब अमोएबा डाइजेशन कैसे करता है, जैसे हमारे पास तो जीआईटी सिस्टम मौजूद है, हमारे पास तो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमारे पास माउथ है, हमारे पास फेरिंग्स है, हमारे पास ईसोफेगस है, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास डिटेनम, जिजेनम, इलियम है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स हो गए, फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, जिसम के लॉन्ग रेक्टम, अपेंडिक्स है हमारे पास। उसके बाद जो है एनएस है, उससे रिमूव आउट हो रहा है। लेकिन हमारे तो पास तो ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक हमारे एक ऑर्गन से भी छोटे साइज का है, तो उसके पास किस तरह डाइजेशन होगी, तो वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, किस यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बना यूकैरियोटिक है, मतलब कि खाना अपना खुद बनाता है। विच बिलोंग टू प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, फाइलम। और उसके अलावा बीइंग माइक्रोफेगस फीडर, मतलब कि ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करता है। इट फीड्स अपॉन माइन्यूट फूड पार्टिकल्स, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो मैंने आपको बताया, और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से ये अपना खाना लेता है, मतलब वही इसका क्या होता है, फूड होता है। उसके अलावा इसके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, अब हम वो पढ़ते हैं। तो अमाइबा क्या है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि क्या करता है, जिसको लोग वो उनको खुद से कंज्यूम करता है। अब इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इनटेक करना फूड का, इनटेक करना। डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को तोड़ना। एब्जॉर्ब का मतलब है कि जो फूड टूट गया है उसमें से अपनी काम की चीजों को एब्जॉर्ब करना सेल्स में। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ जहां जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाना। इजेशन का मतलब होता है कि जो चीज अब हो गई है इस्तेमाल, जो बच गई है, जो काम की नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू है, उसको रिमूव करना, वो कहलाता है इंजेशन। तो अब हम इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी बाय स्वॉलिंग, मतलब कि निगल के अंदर की तरफ फूड एंटर हो रहा है, ठीक है। फूड एंटर हुआ अमोएबा के अंदर, अमोएबा फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूम बाय यूजिंग दिस फॉल्स फीड। अब इसके अंदर फॉल्स फीड कैसे होते हैं, कि लगता है कि ये फीड्स हैं पर वो फीड होते नहीं है, ये अमोएबा है, और ये इस तरह से जो है ये अपनी एक फॉल्स फीड बना लेते हैं, ये आपको दिख रही है। तो ये बन गई इसकी फॉल्स फीड, इसके थ्रू ये इंजेक्शन करता है। फॉल्स फीड है मतलब कि वो असली में मौजूद नहीं है, सीडोपोडिया, सीडो मतलब नॉट प्रेजेंट, लेकिन उस तरह दिखती है,
रियली वैसी प्रेजेंट नहीं है और इंगल्फ करते हैं फूड को। थस द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग द फूड इज नोन एज फाइटोसिस। यानी कि फूड को इंगल्फ करना, ये इस तरह से क्या करता है, ये इस तरह से ये बना लेता है फूड, ये अपना शेप चेंज करता है, ये इस तरह की क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है। फिर एक टाइम आएगा ये इसको इस तरह करके पूरा इंगल्फ कर लेगा, तो ये कहलाता है इंजेशन। अब फूड जो है, अब हमने क्या किया, फूड अंदर चला गया, इंजेशन हो गई। अब जो है डाइजेशन कैसे होगी, अब हम उसके बारे में करते हैं, यानी कि फूड किस तरह से फूटेगा बॉडी के अंदर। मोएबा की बॉडी के अंदर तो ब्रेक डाउन ऑफ इंसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या होना, बस खाने को छोटे टुकड़ों में टूटना, ठीक है, उसके बाद एंजाइम को उस पर एक्ट करना, उसको और माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके। अभी एब्जॉर्प्शन की बात नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिपेयर कराता है डाइजेशन फूड, ठीक है। इन द केस ऑफ अमोएबा द फूड वैक्यूल गो डीपर इनटू द सेल। अब फूड जो है वो फूड वैक्यूल के जरिए अब क्या होगा, ये फूड है पार्टिकल, ये अमोएबा के अंदर आ गया। अब फूड वैक्यूल है वो इसको इस तरह करके सराउंड कर लेगा, ये फूड वैक्यूल को इस तरह सराउंड कर लिया, ये और अंदर चला जाएगा, ठीक है। गो डीपर इनटू द सेल वेयर एंजाइम एक्ट अपॉन द फूड मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू सप्लीमेंट। अब ये क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल है जिससे फूड में जिसने फूड को सराउंड कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको और अंदर की तरफ ले जाएगा, स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास जो स्टमक मौजूद है, इसके पास नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल जो है वो स्टमक का काम करेगा। अब हम इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। अब हमने डाइजेशन करा ली, फूड और ब्रेक डाउन होकर उसके छोटे टुकड़े भी हो गए, स्मॉल पीसेस हो गए, उसके ऊपर एंजाइम ने भी एक्ट कर दिया। अब उसके ऊपर किस तरह से एंजाइम, अब उसको बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल में हो गया। अब अमोएबा के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उन तक वो फूड पार्टिकल कैसे पहुंचेगा, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स इनटू द सेल। क्या है, बस सेल का फूड पार्टिकल सेल तक लेके जाना फूड को, डेट्स ऑल। ये जो फूड है वैक्यूल में, अब उसको जो है सेल तक पहुंचाना है, ये दैट्स व्हाट वी कॉल एब्जॉर्प्शन। सेल्स स्टोर द एक्सेस फूड इनटू द फॉर्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन। ये क्या कर रहा है, लिपिड के अंदर या ग्लाइकोजन के अंदर फूड को स्टोर कर रहा है। जस्ट लाइक अस, हमारे अंदर भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा बचता है, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है। और फिर जब एक्स्ट्रा बचता है जो कि ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो गया, लिवर की अब लिमिट हो गई, अब उसके बाद वो लिपिड में कन्वर्ट होएगा, तो क्या होगा, वो फिर वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी इनमें भी क्या होता है, लिपिड में और ग्लाइकोजन के अंदर फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह वो स्टोर हो जाता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, आफ्टर डाइजेशन। इसके बाद हम एसिमिलेशन की बात करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जहां जहां जरूरत है उसको वहां वहां तक पहुंचाना, उसको वहां वहां तक इस्तेमाल में लेकर आना, दैट्स व्हाट यू कॉल एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन फूड मटेरियल प्रोवाइड एनर्जी विच इज टर्म एज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड हुई, अब हमने उसको यूटिलाइज किया, उसको एनर्जी को गेन किया, उसके बाद जो लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जो जरूरी सिस्टम्स हैं वो स्टार्ट हुए, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। अब उसके बाद हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन तो बहुत सिंपल सा है कि अब जो खाना बच गया जिसकी अब जरूरत नहीं है, अब उसको हटाना है, तो वो क्या करेगा, उसको डाइजेशन करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था, इंजेक्शन किया था कि मतलब इसने पहले ऐसा शेप बनाया, खाना अंदर गया, फिर इसने क्या किया, उसको वापस अपना शेप यूं करके तब्दील कर लिया। अब इसके अंदर बिल्कुल उल्टा होगा, फूड है वो, फूड जो है वो इस तरह अमोएबा है, अमोएबा के अंदर फूड मौजूद है। अब इसको वो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसको निकालना है, तो वो उसको क्या करेगा, वो यूं करेगा, ये फूड पार्टिकल बाहर आया, उसके बाद क्या होगा, ये अलग हो गया, ठीक है, फूड पार्टिकल बाहर रह गया, हमारे पास में उससे फ्री हो गया इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। अब ये क्या कहलाएगा, ये होगा digestion. This is the process of eliminating all the undigested food material from the body cells. In amoeba, this process is completed by the rupturing of plasma membrane and thus the ingested food is removed from the body. ये वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसके ऊपर की मेम्ब्रेन है, इसने उसको रप्चर किया, बाहर निकाला फूड को और खुद अलग हो गया। बट जो जिसका काम था वो किया यूज और जिसका नहीं था उसको निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ इजेशन। तो इंजेशन का ऑपोजिट इज व्हाट वी कॉल इजेशन। अब हम इसको रिमूव करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक ऑफ मैन। हम स्टमक ऑफ मैन के अंदर किस तरह से डाइजेशन होगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टमक परफॉर्म्स थ्री फंक्शन। स्टमक का काम क्या होता है, तीन काम करना। एक तो खाने को अपने पास संभाल के रखना, ठीक है, ये फूड पार्टिकल उसको अपने पास संभाल के रखना। उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करना, मतलब कि उसको मैकेनिकली तोड़ना, एनर्जी लगा के तोड़ना,
ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, ये भी स्टमक का काम है। उसके अलावा क्या करना, ऐसे केमिकल्स बनाना कि जो उस मैकेनिकली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जिसका अब जो है वो क्या हो गया, वो टुकड़े टुकड़े में हो गया, ठीक है। अब उसको केमिकल उसके ऊपर एक्ट करे ताकि वो उसको और छोटे पार्टिकल में तोड़ सके, तो ये काम होता है हमारे स्टमक का। यानी कि इसके तीन काम है, एक तो खाने को संभाल के रखना, दूसरा उसको तोड़ना, उसके बाद जो उसे तोड़ दिया उस पे केमिकल को और रिएक्ट करवाना ताकि उसको वो क्या कर सके, उसको एब्सॉर्ब करा सके बॉडी में, जिसके अंदर भी अमीबा भी पड़ा। अब ये जो है इसके अंदर क्या क्या रीजन होते हैं, एक तो होता है ये हो गया हमारे पास ईसोफेगस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये जो ये वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कार्डिक रीजन, जो ये वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, ये पाइलोरिस है, ये कार्डिक है, ये फंडस है, ठीक है। अब हम कार्डिक रीजन की बात करते हैं। कार्डिक रीजन ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस को स्टमक से मिला रहे हैं, सिंपल सी बात, ये क्या हमारा कार्डिक रीजन, ठीक है। अब कार्डिक रीजन में क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। इट इज अपर रीजन ऑफ ज्वाइनिंग द एसोफेगस, वही बात जो मैंने आपको बताई। इट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक अ वॉल्व इज प्रेजेंट कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। अब इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वॉल्व मौजूद होता है, एक समझ ले दरवाजा मौजूद है, इसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। जैसे पाइलोरिक में भी मौजूद होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है फंडस। अब हम फंडस के बारे में बात करें, फंडस क्या है, ये फंडस है जो मैंने आपको बताया, ये जो बड़ा सा रीजन है, इट इज द मिडिल रीजन ऑफ द स्टमक, इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंटेनिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मतलब कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके अंदर तो म्यूकस ग्लैंड्स होते थे, कार्डियक कार्डिक रीजन में। अब फंडस के अंदर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होंगे जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कराते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्टमक की। अब जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें, एक तो होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, ज़ाइमोजिन सेल्स होती हैं जो कि पेप्सिनोजेन बता रही हैं, एक ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। अब जो ज़ाइमोजिन सेल्स हैं वो क्या बना रही हैं, पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होएगा पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एचसीएल, और एक्सेल एचसीएल कौन बना रहा है, ऑक्जेंटिक सेल्स बना रही है, ठीक है। उसके अलावा ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी होती है। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पेप्सिन और एचसीएल से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद आगे हमारे पास है गैस्ट्रिक जूसेस। इट कंटेन्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक तो होता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस, तो मैंने आपको बताया। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। उसके बाद हम वाटर की बात करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूसेस में वाटर भी होता है, वाटर का काम क्या होता है, सॉफ्ट करना फूड को। उसके अलावा एचसीएल मौजूद होता है, ये क्या करता है, जो सलाइवा है, जो जर्म्स है, मतलब इसका मेन काम क्या है, जर्म्स को किल करना और फूड पार्टिकल को और ज्यादा डिसॉल्व करवाना और ज्यादा ब्रेक डाउन करना उसका। kills the bacteria. It provides an acidic medium. आपको पता है HCl क्या है, एक एसिड है, उसका पीएच लेवल क्या होगा, कम होगा। इंजाइम्स हैं, इट इज अ गैस्ट्रिक जूस, द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट। एंजाइम्स मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर। पेप्सिन, पेप्सिन की बात कर रहे हैं जो कि पेप्सिनोजिन से बना था, और पेप्सिनोजिन से पेप्सिन किसने बनवाया था, एचसीएल ने बनाया था, एचसीएल को ऑक्जेंटिक ने बनाया था, और ज़ैमोजिन ने पेप्सिनोजिन को बनाया था। अब पेप्सिन क्या है, बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल पेप्सिनोजिन एंजाइम इज चेंज इनटू पेप्सिन व्हिच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। अब जो है यही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया एचसीएल ने। उसके बाद जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन क्या कराएगा, प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा। प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट करा देगा या फिर प्रोटीएसेस के अंदर कन्वर्ट करा देगा। उसके बाद अब हम किसकी बात करते हैं, रेनिन की बात करते हैं। रेनिन क्या होता है, रेनिन रेनिन होता है जो बच्चों के अंदर जो दूध इनटेक करते हैं उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, उसको सिसिनोजिन के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि फिर उसकी क्या हो सके, उसकी डाइजेशन हो सके। तो रेनिन भी जो है बच्चों के अंदर मौजूद होता है, ये मिल्क की मिल्क की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ पेज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइम। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, जब हम फूड इंटेक करते हैं वो बोलस के फॉर्म में होता है, फिर जब वो हमारे स्टमक में डाइजेशन हो जाती है उसकी, फिर वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो काइम के फॉर्म में हमारे ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है।
उसके बाद अब हम गैस्ट्रिक की बात करते हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन होगा ये, ठीक है, गैस्ट्रिक नहीं गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन क्या होता है? ये हार्मोन होता है। ये कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जब जो है गैस्ट्रिक जूसेस बन को ये बनवाता है, जब फूड जो होता है स्टमक के अंदर एंटर होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब फूड स्टमक के अंदर एंटर होता है गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन रिलीज होता है, वो जाके गैस्ट्रिक जूसेस को एक्टिवेट कर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है कि तुम गैस्ट्रिक जूसेस को बनाओ। उसके बाद पाइलोरस रीजन की बात करते हैं। पाइलोरिक रीजन मैंने आपको बताया था, ये हमारा स्टमक है। ओ, अम, ये हमारा जो है स्टमक है क्या? ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ये तो इसोफेगस का पार्ट है जिसे हम कार्डिक रीजन बोलते हैं, जब हम इसे पाइलोरिस रीजन बोलेंगे इस पार्ट को, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? पाइलोरिस स्फिंक्टर मौजूद होगा पाइलोरिस रीजन में। ये क्या करता है? स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, कौन से पार्ट? ड्यूडेनम से मिलाता है। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उससे मिलाता है। इसके अंदर पाइलोरिस स्फिंक्टर भी होता है। वो क्या होता है? वो एक डोर का काम करता है, जो कि एंटर कराता है स्टमक के फूड को किसमें? ड्यूडेनम के अंदर। और क्या होता है? इट सर्व्स टू रिटेन फूड इन स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे तक खाने को स्टमक के अंदर रखने में मदद करता है। कौन? पाइलोरिस, जो कि मौजूद है स्टमक के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर, जो कि उसको इंटेस्टाइन से मिला रहा होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ काइम इनटू ड्यूडेनम। और फिर ये क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काइम जो कि डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक के अंदर, उसको एंटर करा रहा है किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब ह्यूमन ओरल कैविटी, विच आर फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी? अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ओरल कैविटी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ओरल कैविटी क्या होता है? जो हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है हम ओरल कैविटी बोलते हैं उसे। द माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स, लिप्स होते हैं फ्रंट पर, चीक्स होते हैं कॉर्नर पर, टंग नीचे मौजूद है, और पैलेट क्या है? टंग जो है वो उसकी क्या बना रही है? वो उसका फ्लोर बना रही है, और पैलेट जो है वो उसका क्या बना रही है? वो उसकी रूफ बना रही है। इंक्लूज अ चैम्बर बिटवीन द पैलेट एंड द टंग कॉल्ड ओरल कैविटी। अब जो पैलेट और टंग के दरमियान जो कैविटी मौजूद है उसको हम बोलते हैं, पैलेट और टंग के दरमियान जो कैविटी मौजूद है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। अब हम टंग के बारे में बात करते हैं। टंग क्या है? एक फ्लैश, एक फ्लैशी मसल है, एक ऑर्गन है। द टंग नियरली फिल्स ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी को ऑलमोस्ट पूरा कौन भर फिल कर देती है? टंग भर देती है। और क्या होते हैं? जब जब हमारा माउथ क्लोज होता है तब हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसको मोस्टली कौन फिल रखती है? टंग फिल रखती है। और टंग के अंदर क्या मौजूद होती है? ये आप इमेजिन करें, ये एक टंग है, ये हमारी टंग है। इसके अंदर रफ प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, ठीक है, इस टाइप की प्रोजेक्शन मौजूद होती है, इसको हम बोलते हैं पेपिले, पेपिला बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फ्रिक्शन बढ़ाना, फ्रिक्शन बनाना, ताकि फूड जो है वो इसके अंदर स्टे करे, वो स्लिप ना हो। ये फूड पार्टिकल है, ये इसके अंदर स्लिप ना हो, फ्रिक्शन बनाना होता है इसका काम। और दीज पेपिलाए ऑल्सो कंटेन टेस्ट बड, और इनके अंदर क्या मौजूद होती है? टेस्ट बर्ड मौजूद होती है, जिनका काम होता है हमें टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, उसके अलावा फ्रिक्शन बनाना ताकि फूड जो है वो स्लिप ना हो। बस ये दो फंक्शन है इसके। उसके बाद जो है टंग का एक और काम भी होता है, ये हमारे माउथ में स्पून का काम करती है, यानी कि फूड को जो बोलस होता है उसको मिक्स कराती है सलाइवा के साथ। उसके बाद हम पैलेट की बात करते हैं। पैलेट क्या होता है? पैलेट जो होती है वो रूफ बनाती है, मैंने आपको बोला ना, छत बनाती है पैलेट, और फ्लोर बनाता है, जमीन कौन बनाती है? टंग बनाती है ओरल कैविटी की। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, मतलब कि जो इसका सामने वाला पार्ट है, जो इसका एंटीरियर पार्ट है, जो हम अपनी टंग को अगर ऊपर लेके जाए हम फील कर सकते हैं अपने पैलेट को, ये जो हार्ड होता है। और जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो हम उसको टंग पीछे की तरफ लेके जाए ऊपर की तरफ, तो हम फील करेंगे कि वो एक सॉफ्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब पीछे वाला सॉफ्ट है, आगे वाला क्या है? हार्ड है, हार्ड पैलेट है। उसके बाद ये पैलेट क्या है? ये वो रूप बना रहे हैं। बस ये छोटी सी बात अपने याद रखनी है। उसके बाद हम इसकी टीथ, अब हम टीथ्स के बारे में बात करते हैं। तो टीथ्स एक, कि हम सारे टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास टीथ्स मौजूद होते हैं
उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो 30 क्या होते हैं, 30 और 32, 30 हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ मौजूद होते हैं, ये हमें पता है। और सामने वाले जो फ्रंट के टीथ होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं, ये होते हैं इंसिजर्स। इनका काम क्या होता है, कट करना। ये सीजर शेप्ड होते हैं। और दी शार्प एजेस आर यूज टू बाइट ऑफ, ये इसका काम क्या होता है, कट करना, बाइट करना फूड को। लार्ज पीसेस ऑफ द कैनाइन्स क्या होते हैं, जो थोड़े पीछे की तरफ मौजूद होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोन शेप के होते हैं, ये कोन शेप के मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, टेयर करना। जो लायंस, टाइगर्स जो कि क्या होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। इनके ताकि ये क्या करें, फूड को चीर फाड़ करके निकाल सके, क्या कर सके, टेयर कर सके। इंसिजर का काम क्या होता है, बस कट करना। ठीक है। और अब हम बात करते हैं प्री मोलर की और मोलर की। ये बैक साइड पे मौजूद होते हैं, पहले प्री मोलर्स होते हैं, उसके बाद मोलर्स होते हैं। तो प्री मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंड करना, फूड को क्या करना, और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो ये होता है प्री मोलर्स और मोलर्स का काम। और ये समवॉट फ्लैटेंड सरफेसेस होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। इनका काम क्या होता है, वो जो मैंने आपको बताया, फूड को ग्राइंड करना। ये इस तरह के होते हैं, फूड को तोड़ते हैं। ठीक है। और ये हो गए कैनाइन्स। और ये तो आपको पता ही इंसिजर है, जो इनका काम क्या है, सिर्फ फूड को कट करना, इनका कट करना, इनका टेयर करना, इनका प्रीमोलर मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंड करना। अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से होते हैं, एक पैरोटिड होता है, ठीक है, सब मैंडिबुलर होता है, और सब लिंगुअल होता है। अब सब लिंगुअल क्या होता है, ये हमारी टंग के नीचे मौजूद होता है। सब मैंडिबुलर क्या होता है, हमारी मैंडिबल के नीचे। पैरोटिड क्या होता है, हमारे एयर के नीचे। ठीक है। इन सब का काम क्या होता है, सलाइवा को बनाना। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, लेकिन जो मेजर ग्लैंड होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद अब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ओरल कैविटी क्या होती है, मैकेनिकल होती है। ओरल कैविटी के अंदर भी जिस तरह हमारे स्टमक में होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन कौन कर रहे होते हैं, वो टीथ कर रहे होते हैं। और केमिकल डाइजेशन कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है सलाइवा। और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, फिजिकली जो है वो फूड को छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। उसके बाद जब वो फूड जो छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, उसको उसके ऊपर केमिकल का यानी कि सलाइवा रिएक्ट कर रहा है, तो ये केमिकल डाइजेशन हो रही है। ये कौन करा रहा है, ये हमारे माउथ के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर केमिकल कन्वर्जन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की छोटे पार्टिकल्स में। सिंपल सी बात है, आप इतना बड़ा निवाला ले रहे हो, उसको तोड़ तोड़ के वो छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा है आपके दांत। उसके बाद फिर सलाइवा जो है उसको और ज्यादा उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी क्या है, ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हो रही है। अब कुकिंग टू च्यूइंग ऑफ फूड डिस्ट्रॉय द सेल्यूलोज ऑफ स्टार्च। अब जो होता है, जब आप क्या खा रहे हो, आप प्लांट्स वगैरह खा रहे हो, प्लांट खा रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, अब जो सेल्यूलोज है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसको जो ब्रेक डाउन कर रहा है ना, जो सेल्यूलोज, जो ग्रीन मटेरियल लीव्स के अंदर मौजूद होता है, ये उसको छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। अभी जो छोटे पार्टिकल में टूट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये डाइजेस्ट हो नहीं सकता, तो ये जैसा ही है वैसे बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। The cellulose of starch covering and increases the efficiency of the digestive process। यानी कि क्या करता है ये उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज कराता है। उसके बाद जो फूड जो हमारे माउथ से जा रहा है वो क्या हो रहा है, च्यू हो रहा है, वो और छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। वही जो बात मैंने आपको बताई दांतों के जरिए। उसके बाद जो हो रहा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ताकि केमिकल जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे कि सलाइवा वगैरह, वो सब उस पर एक्ट कर सकें। वही बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद जो केमिकल डाइजेशन में हम पर्टिकुलरली देखिए, याद रखेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन कौन कराएगा माउथ में, टीथ कराएगा। और केमिकल डाइजेशन कौन कराएगा, स्ट्रेट बात, सलाइवा कराएगा। सिंपल। ठीक है। उसके बाद अब हम केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन क्या होती है, सलाइवा सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कौन बना रहा है, सलाइवरी ग्लैंड बना रहा है सलाइवा। सिंपल सी बात। उसके बाद जो वाटरी पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेट बात आपने याद रखनी है। वाटरी पार्ट, सलाइवा के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एंजाइमेटिक पार्ट होता है, एक वाटरी पार्ट होता है। ज्यादातर क्या होता है, उसके अंदर वाटरी पार्ट होता है। एंजाइम का अगर सलाइवा के अंदर ज्यादा होगा तो हम उसे बोलेंगे म्यूकस, म्यूकस वाला होगा। वाटर ज्यादा होगा तो फिर वो होगा वाटरी वाला हमारा सलाइवा होगा। अब क्या है, ये सलाइवरी अमाइलेज मौजूद होता है। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराना।
पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करना। पॉलीसेकेराइड क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रांच है, उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कराता है कौन, और सलाइवा कराता है, जो कि कहाँ मौजूद है, हमारे स्टमक में मौजूद है। जैसे कि माल्टोज को आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कराता है। और ये क्या होता है, 3% to 5% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इन द माउथ। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट आपसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सा है सब्सटेंस है जिसकी डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो रही है। माउथ में जो है पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, मोनोसेकेराइड में नहीं हो रहा है, आपने याद रखना है। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, और किसकी मदद से होता है, अमाइलेज की मदद से होता है। अमाइलेज को इसका पार्ट होता है, सलाइवा का पार्ट होता है। सलाइवा कौन बनाता है, हमारे माउथ में बनता है, हमारे माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको रिमूव कर देते हैं। आ ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्वॉलिंग इन मैन, के खाना निगला कैसे जाता है मैन के अंदर। ठीक है, तो टंग होती है, ठीक है, टंग है, टंग का काम क्या है, खाने, टंग का काम है खाने को दांतों के करीब लेके जाना, दांतों के जरिए वो स्पून का काम कर रही है, वो उसको खाने को तोड़वा रही है। तोड़ तो तीस रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्प कौन कर रही है, चमचे का काम कर रही है, कौन कर रही है, टंग कर रही है। ये जो है खाने को मिक्स कराती है किसके साथ, सलाइवा के साथ, फिर उसको क्या करती है, बॉल लाइक सब्सटेंस बना देती है। अब ये जो बॉल लाइक सब्सटेंस होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बोलस। बोलस क्या होता है, फिर बोलस को धक्का मारती है टंग, ताकि वो हमारे कहाँ जाए, हमारे फेरिंग्स में जाए, वो सॉरी हमारे सही सही है, हमारे फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स को कौन धक्का मारी है, टंग मार रही है, ताकि फूड जो हमारा बोलस है वो फेरिंग्स के अंदर जा सके। फिर जो है अब जो ये मसल्स हैं जो कि सॉफ्ट पैलेट के अंदर मौजूद है, आपको पता है हार्ड पैलेट कौन सा था, जो हमारे एंटीरियर पार्ट पे, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं सामने वाला, वो हार्ड पैलेट होता है, पीछे वाला क्या था, सॉफ्ट पैलेट। अब जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे और बैक की तरफ जाएंगे, अगेंस्ट द बैक ऑफ फेरिंग्स, जिससे फूड जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, नीजल कैविटी के अंदर, और फिर और किसके अंदर चला जाएगा, फूड की जो वो है हमारा इसोफेगस, उसके अंदर एंटर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये मौजूद नहीं होंगे सॉफ्ट पैलेट, तो वो उसको कवर नहीं कर पाएगा और फूड हमारी सांस की नाली में जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए वी हैव सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट। उसके बाद जो प्रोसेस होता है स्वेलिंग का, वो क्या होता है, अब जो प्रेशर होता है फूड का, वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो फेरिंग्स से डेवलप हो रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है नर्व्स को, उसके वॉल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर स्वेलिंग के अंदर वो उसमें मदद कर रहा है। और ये क्या है, ये इनवॉलेंटरी, आपने जब निगला तो ये वॉलेंटरी था, उसके बाद जो सारी नर्व्स वगैरह का काम है, जो खाना अ, अ, जो आपका गया फेरिंग्स के अंदर, बस वो वॉलेंटरी था। अब वो फेरिंग्स से एसोफेगस में गया, एसोफेगस से स्टमक में गया, ये सब इनवॉलेंटरी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब। As a part of this reflex section, the voice box or larynx rises up to meet the epiglottis. जिस तरह मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो नेजल कैविटी के अंदर फूड आने से रोकता है, इसी तरह एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, ड्रॉप ओवर द ग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस को कवर करता है। उसके अलावा जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वो किसको कवर करता है, वो एपिग्लॉटिस को कवर करता है। ये याद रखेंगे, जो वॉइस बॉक्स हमारा लैरिंग्स होता है वो एपिग्लॉटिस को कवर करता है, वही फूड को रोकने के लिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि फूड जो होगा वो ग्लॉटिस के अंदर एंटर हो जाएगा और लैरिंग्स के जरिए ट्रैकिया में चला जाएगा। तो ट्रैकिया के अंदर फूड को जाने से रोकने के लिए लैरिंग्स जो होता है वो कवर्ड हो जाता है। इन दिस वे फूड इज पास्ड ओवर द ट्रैकिया विदाउट एंटरिंग इन इट। तो मतलब फूड क्या होता है, ट्रैकिया के से पास भी हो जाता है और ट्रैकिया में एंटर भी नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रैकिया का रास्ता वो क्लोज कर देता है। और ट्रैकिया क्लोज हो जाएगा तो फूड किस में जाएगा, डायरेक्ट इसोफेगस के अंदर जाएगा। क्या होगा, आफ्टर फूड एंटर्स द इसोफेगस द सॉफ्ट पैलेट लोअर्स एंड द एपिग्लॉटिस इज रेज्ड। अब पहले क्या हुआ था, सॉफ्ट पैलेट ऊपर कवर कर लेता है नीजल कैविटी को, ताकि उसके अंदर फूड ना जा सके। फिर जो क्या होगा, हमारा जो लैरिंग्स होगा वो ऊपर हो जाएगा और एपिग्लॉटिस के साथ मिल जाएगा, ताकि क्या हो, वो ग्लॉट जो ओपनिंग हो लैरिंग्स की वो कवर हो सके, लैरिंग्स की और ट्रैके की, उसको कवर कर सके। अब क्योंकि फूड ओइसोफेक्स करना चला गया, अब खाने वो सांस के नाली को रोकने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, ईसोफेगस अब फूड इसोफेगस के अंदर चला गया, ठीक है, तो अब सॉफ्ट फाइलस भी नीचे आ जाएगा, एपिग्लॉटिस भी ऊपर मूव हो जाएगा। नीचे वो तब मूव करता है एपिग्लॉटिस जब खाना जो होता है इसोफेगस के अंदर जा रहा होता है।
बाद में फिर वो वापस कहाँ हो जाता है, वो वापस से इस तरह, ये देखें ये इस तरह से होगा, ठीक है। जब फूड एंटर हो रहा है, ये हमारी ओपनिंग हो गई, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस इस तरह रहता है। लेकिन जब फूड आता है तो ये क्या करता है, इसको इस तरह से पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है। इस तरह एपिग्लॉटिस कवर हो जाता है। फिर ये क्या होगा, वापस एपिग्लॉटिस ऊपर रेज हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट क्या होएगा, वो पहले जो था वो रेज होकर नेजल कैविटी को कवर करता था, इस तरह रेज होकर नेजल कैविटी को कवर करता था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि खाना चला गया तो फिर वो वापस से नीचे मूव हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई सॉफ्ट पैलेट की और एपिग्लॉटिस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसको फर्स्ट रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एक्सप्लेन द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर एंड इट्स प्रिवेंशन। मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्या होते हैं और उनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, थ्रोम्बस होता है, फॉर्मेशन, थ्रोम्बस के बाद हम बात करते हैं, थ्रोम्बस में होता है फॉर्मेशन होती है ब्लड क्लॉट की। अब वो जो ब्लड क्लॉट बनता है, जो ब्लड का एक गुच्छा सॉर्ट ऑफ बन जाता है, उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बस। और ब्लड वेसल्स इसके अंदर क्या हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है, इंटैक्ट हो जाती है बाय आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स। आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है। प्लेक का मतलब क्या है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, आपको पता है ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग मौजूद होती है हार्ट के ऊपर, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस या इम्बोलस, थ्रोम्बस होता है जब वो एक जगह रुका हुआ होता है ब्लड क्लॉट, और इम्बोलस वो होता है जब वो उससे डीअटैच हो गया एपिथेलियल लाइनिंग से, और अब वो ब्लड के साथ इधर उधर घूम रहा है, वो कहीं भी जाके अटैच हो जाएगा और फिर वो जाके ब्लड जो है ब्लड को फ्लो होने से रोक सकता है। तो ये इम्बोलस ज्यादा डेंजरस है। और क्या है, पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड वेसल। अब क्या होगा, ब्लड वेसल तो ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लड वेसल है। थ्रोम्बस है वो एक जगह रुका था, एम्बोलस है वो हर जगह मूव कर रहा है, वो कहीं भी जाके रुक सकता है, कहीं भी जाके फंस सकता है, उसके बाद वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है। अब ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इम्बोलस यानी कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है जो कि ट्रेवल हो रही है बॉडी के अंदर, उसको रोक सकता है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। इट बिकम्स स्टक एंड सिवियरली ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ ब्लड, दिस इश्यूज इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म तब होता है जब इम्बोलस या थ्रोम्बस ब्लड के फ्लो को रोक दे। ये सिंपल सी बात है जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हो जाएगा। उसके बाद आर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम बात करते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये वो डिजीज होता है जिसके अंदर जो आर्टरीज की वॉल होती हैं उनके अंदर इंटेमा बन जाता है। इंटेमा जो लाइनिंग होती है, देखें आर्टरीज की वॉल होती है, उसके अंदर जो एक जो अंदर वाली लेयर जिसको हम इंटेमा बोलते हैं, उसके अंदर इश्यू आ जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि आर्टरी का इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर ऑफ ब्लड को कैरी करती है। अगरचे इसके अंदर जो है कोई इश्यू आ जाता है तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी। अब उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो जो उसके अंदर लेयर है वो क्या होती चली जाएगी, वो थिक होती चली जाएगी। और अब आपको सोचें, जब उसके वॉल्स इतने थिक हो जाएंगे तो ब्लड जो रास्ता होगा जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके ब्लड के फ्लो को रोक देगा। और जब ब्लड का फ्लो रुकेगा तो वही इश्यू आएगा। क्या इशू आएगा कि जो है द नैरोइंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फैटी लेजन कॉल्ड एट्रोम्बेटस प्लेग। अब ये जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो इंटेमा होता है, जो इनर वॉल होता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, इतना थिक हो जाता है, इतना थिक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी जो रास्ता है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो रुक रहा है। अब वो रुक रहा है तो वो किस वजह से रुक रहा है, वो एट्रोमेटस प्लेग की वजह से रुक रहा है, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज के अंदर मौजूद होता है। दिस प्लेग कंसिस्ट ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस प्लेग के अंदर क्या मौजूद है, सिंपली लिपोप्रोटीन मौजूद है। आप देख लें, लिपोप्रोटीन मौजूद है, एलडीएल या फिर कोलेस्ट्रॉल, और प्रोटीन भी मौजूद हो सकता है। उसके अलावा जो है ये फाइब्रस टिश्यू होता है, क्लम बना देता है ब्लड का। ब्लड का आपको पता है ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। अब ये इसके अंदर जो है ये प्लेटलेट को टारगेट करता है कि प्लेटलेट की क्लम्पिंग करना शुरू करता है। आपको पता है जब
आपको चोट लगती है तो प्लेटलेट आके जमा होते रहते हैं, वो ब्लड को रोकते हैं। इसी तरह यहाँ क्या होता है, फिर जब वो ब्लड की वॉल्स डैमेज होती, वो आर्टरीज की वॉल डैमेज होती है, तो प्लेटलेट आके जमा होना शुरू हो जाता है। अब वो जमा होता है तो वो क्या करता है, ब्लड के फ्लो को रोक देता है, सिंपल। अब जब आर्टरीज बिकम एक्सट्रीमली हार्ड एंड द डिजीज कॉल्ड आर्टरीस्क्लेरोसिस, इसके वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल आर्टरीस्क्लेरोसिस हो जाएगा, सिंपली हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। हम इसको इन इजी वर्ड्स इस तरह आ सकते हैं, हार्डनिंग हो रही है आर्टरीज की, मतलब आर्टरीज के वॉल्स हो रहे हैं, वो थिक होते जा रहे हैं, उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, प्लेटलेट्स आके गैदर होती जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आर्टरीस्क्लेरोसिस। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं आफ्टर रिव्यूइंग दिस। थर्ड है हमारे पास फैक्टर कॉजिंग आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, मतलब क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। द पॉसिबल कॉज ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस आर स्मोकिंग, स्मोकिंग सिगरेट पियेंगे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, मेल जेंडर में ज्यादातर ये पाया जाता है। किसके आर्थ्रोस्क्लेरोसिस स्टार्ट, ऑब्वियसली जिसकी वजह से हार्ट अटैक के भी आपको ज्यादातर मेल जेंडर्स में ही मिलता है। उसके अलावा जो मोटापा है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बहुत ज्यादा लेटे रहे तो आपकी एक्टिविटी बहुत रिड्यूस होती है, दैट कैन आल्सो कॉज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा ऑयल का इंटेक करते हैं, ब्लड के अंदर फैट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है। डायबिटीज की दो टाइप्स हो सकती है, सिर्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। उसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, किसी के जो है फैमिली में किसी को हो, पेरेंट्स को हो, उसकी वजह से बच्चों पे आ जाता है, तो ये भी हो सकता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का रीजन। और पॉसिबली बाय एन एंशियस और एग्रेसिव पर्सनैलिटी, मतलब वही जो बहुत सारे एंशियस टेंशन लेने वाले लोग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली लोगों की एज की वजह से भी हो सकता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अब हम आगे मूव करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होती है, प्रिवेंट हम इनको किस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को, सीबीटीज को रोक सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका तो सिंपल सी बात है, आप खाओ अच्छा, आप अच्छे रहोगे, आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छे रहोगे, आप स्मोकिंग नहीं करोगे, आप अच्छे रहोगे, आप अपना वेट को मेंटेन रखोगे, आप अच्छे रहोगे, टेंशन नहीं लोगे, ये सब कुछ। अब मैं इनको अलग से भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, तो ये क्या है ईट हेल्दी डाइट, आप अच्छी जो है हेल्दी चीजें खाओ जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाए, लाइक आपके खाने के अंदर सॉल्ट का अमाउंट कम हो। उसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट से, तो सैचुरेटेड फैट से मेरा मतलब क्या है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर के अंदर, लाइक जो एनिमल से कंज्यूम निकाला जाता है, वो ज्यादा डेंजरस है। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जिन चीजों के अंदर है, आप उनको कम इनटेक करो, वो भी उसको कम करेगा। और स्टे एट अ हेल्दी वेट मतलब कि अपना वेट जो है अपनी एज के हिसाब से मेंटेन रखेंगे तो भी ऑब्वियसली इसका अमाउंट कम हो जाएगा। उसके अलावा हेल्दी वेट हम डिस्कस कर लिया। रिस्क जो होता है कार्डियोवास्कुलर का वजह बनता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वेपिंग वगैरह, तो उसके अंदर भी बहुत चांसेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का होने के। कीप योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल अंडर कंट्रोल। अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल अमाउंट और ट्राइग्लिसराइड अमाउंट कंट्रोल में नहीं रहता, तो ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, प्लेटलेट्स ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, सैचुरेटेड एस फैट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। उसके बाद जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइजेस अगर कोई कम करता है या एक्सरसाइज ही नहीं करता है, तो उसका क्या नुकसान होता है, उसका कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट एक्सरसाइज करने से हमारी ब्लड की पंपिंग बढ़ती है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको एटीपी भी कहते हैं, और डाई न्यूक्लियोटाइड जिसको एनएडीपी कहते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को पहले डिस्कवर किया था 1869 में। 1869 में, तो बस याद करने वाली चीज है। और कौन से स्विस फिजिशियन थे, आइसोलेट किया था। अब ये जो है ये सोई समझने वाली है कि आइसोलेट किया था उन्होंने, स्विस फिजिशियन ने 1869 में, किसको, न्यूक्लिक एसिड को।
किसके अंदर से, न्यूक्लियाई में से, और किसकी न्यूक्लियाई में से, पस सेल की न्यूक्लियाई में से। वो जो हमारे कभी फोड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, और उसके बाद वो व्हाइट पस निकलती है, उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड को निकाला गया था। किसने? स्विस फिजिशियन ने आइसोलेट किया था उसके अंदर से, उसको निकाल के अलग किया था, मतलब उसके अंदर जो और चीजें भी थी उनको अलग किया और न्यूक्लिक एसिड को अलग किया। ही नेम द मॉलिक्यूल एज न्यूक्लिक एसिड। हम आगे मूव करते हैं, फिर उसने नाम क्या रखा था? न्यूक्लिक एसिड नाम रखा था। लेट अस फर्स्ट। ओके। तो अब हम आगे मूव करते हैं। बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियर वाज डिटरमाइंड इन 1920 एंड वाज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर। भाई लेकिन ये न्यूक्लियस क्या नाम मौजूद है, इसलिए हमने इसको न्यूक्लिक बोल दिया, और इसका नेचर कैसा था? एसिडिक था, इसलिए हमने इसे न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। बस किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, किससे से डिस्कवर किया, ये पता होना चाहिए आपको। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इट हैज बीन क्लियर्ड दैट न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप। न्यूक्लिक एसिड किसके तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? इसके अंदर डबल लेयर होती है, आरएनए के अंदर सिंगल लेयर होती है। और डीएनए आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके अंदर लीनियर, मैंने आपको क्या बोला? सिंगल लेयर होती है, लीनियर ब्रांच होती है पॉलीमर की। मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड का? अब हम किसके, अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड में एटीपी होती है, ठीक है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी जिसके फॉर्म में कंज्यूम की जाती है, जिसके फॉर्म में टेक की जाती है, जिसके फॉर्म में यूज की जाती है, तो इसको बोलते हैं। अब हम फॉस्फोफोरिलेशन के बारे में बात करेंगे कि जिसके जरिए एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में यानी कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। अब फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? द एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। यानी कि एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर अगर आप एस फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगी, यानी कि वो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल। फॉस्फोरिलेशन इसका काम नाम होता है इस सिस्टम का कि जिससे एटीपी से एटीपी में एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। फॉस्फोरिलेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, इसको फर्स्ट रिमूव कर देते हैं। ओके। तो टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? फॉस्फोरिलेशन होती है, और दूसरी क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। एक सिंपल है, एक ऑक्सीडेटिव है। अब फॉस्फोरिलेशन में, सिंपल फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि जो एनर्जी है फॉस्फोरिलेशन की वो सनलाइट के साथ कांटेक्ट में आएगी, और फिर फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी कि एटीपी ही जो है वो बन रहा है किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस के जरिए एटीपी बन रहा है फॉस्फोरिलेशन के अंदर, और एनर्जी, ये एनर्जी का ही तो फॉर्म है एटीपी। उसके बाद ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है? ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है फॉस्फोरिलेशन, लेकिन लेकिन इसका ना ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। जो आप रिस्पायर कर रहे हो, सेल के अंदर फूड मौजूद है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन की मदद से फूड टूट रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी बन रही है, तो ये क्या कहलाती है? एक जो एटीपी बन रही है ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद है एडेनिन होता है, राइबोज होता है। एडेनिन के बारे में बात करते हैं। एडेनिन क्या है? एडेनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है, सिंपल सी बात है, आपको पता है। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। उसके बाद थाइमिन भी होता है। और राइबोस, राइबोस क्या है? राइबोस क्या है? 5 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन का जो वो होता है शुगर का चेन, उसको बोलते हैं राइबोस। और 3 फॉस्फेट्स होंगे, टू टू इसके अंदर दो क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, जो ये लिंक होंगे 3 फॉस्फेट टुगेदर आर कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स। एटीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, यानी कि जब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ये क्या होती है? फॉस्फेट्स बनाती है। क्या बनाती है? 3 फॉस्फेट बनाती है। मतलब जब आप एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 3 फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं, और जब आप एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि उसके अंदर आप 3 फॉस्फेट निकालना है। उसके बाद जो है किसके जरिए? हाइड्रोलिसिस के जरिए। जब आप एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फेट निकाल लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं।
यानी कि वाटर की मदद से उसे तोड़ना है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? वो होती है एटीपी। उसके बाद हम एन ए डी की तरफ मूव करते हैं। एन ए डी क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक एटीपी। डी वाला, वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ निकोटिनामाइड, शुगर एंड फॉस्फेट। क्या चीज मौजूद है? निकोटिनामाइड, शुगर और फॉस्फेट मौजूद है। और अदर न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर एडेनिन भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आपने याद रखना है एटीपी क्या, एटीपी एडीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी एटीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एनएडी क्या होता है डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड किसने बनाया था, किससे निकाला था, कैसे निकाला था, कब निकाला था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल आप याद करेंगे, आपका ये कवर हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह, इसमें हमने पूरा जो है टारगेट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 तक ही थे लॉन्ग, ये 15 लॉन्ग है, आपने ये सारे लॉन्ग करने हैं। तो जज़ाकल्लाह, अब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा।